आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में, और चैनल का नाम है केमिस्ट्री विद मनीष सोनी। आज की इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं विलियन वाले चैप्टर के अंतिम टॉपिक की, और टॉपिक का नाम है असामान्य अणुसांख्यिकी गुणधर्म। देखिएगा, असामान्य अणुसांख्यिकी गुणधर्म को समझने के लिए हम सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं कि अणुसांख्यिकी गुणधर्म क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अणुसांख्यिकी गुणधर्म क्या होते हैं। इसकी परिभाषा एक बार मैं आपको वापस से बता देता हूं, हालांकि पिछली क्लास में मैंने आपको ये बता दिया था। तो देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया था कि अणुसांख्यिकी गुणधर्म क्या होते हैं। किसी विलयन के वे गुणधर्म जो कि विलय के कणों की आपेक्षिक संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि विलय की प्रकृति पर, ना कि विलय की प्रकृति पर क्या कहलाते हैं अणुसांख्यिकी गुणधर्म। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बताया कि अणुसांख्यिकी गुणधर्म किस बात पर डिपेंड करते हैं, विलय के कणों की आपेक्षिक संख्या पर। विलय के कणों की आपेक्षिक संख्या पर जो गुण निर्भर करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अणुसांख्यिकी गुणधर्म कहा जाता है। अब मान लीजिएगा कि किसी विलय पदार्थ को आपने किसी विलायक में घोला। किस में घोला? विलायक में। तो विलय पदार्थ को जैसे ही आपने विलायक में घोला तो बताओ क्या बनेगा? विलयन बनेगा। विलयन में विलय पदार्थ के कणों की संख्या, विलय पदार्थ के कणों की संख्या संगुणन या वियोजन के कारण, संगुणन या वियोजन के कारण परिवर्तित हो गई। क्या हो गई? परिवर्तित। विलय पदार्थ को आपने किस में घोला? विलायक में। तो विलय पदार्थ के जो कण हैं उनकी संख्या में क्या आया? परिवर्तन आया। किसके कारण आया? संगुणन या वियोजन के कारण। संगुणन का मतलब होता है जुड़ना, और वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। संगुणन का मतलब होता है जुड़ना, और वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। संगुणन या वियोजन के कारण से विलय पदार्थ के कणों की संख्या में क्या आया? परिवर्तन आया। तो बताओ, जब विलय पदार्थ के कणों की संख्या परिवर्तित होगी तो अणुसांख्यिकी गुणधर्म के मान परिवर्तित होंगे कि नहीं होंगे? क्यों होंगे? क्योंकि अणुसांख्यिकी गुणधर्म के मान विलय के कणों की आपेक्षिक संख्या पर निर्भर करते हैं। तो विलय पदार्थ के कणों की संख्या में यदि परिवर्तन आएगा तो अणुसांख्यिकी गुणधर्म के मान में भी क्या आएगा? परिवर्तन। इन परिवर्तित हुए अणुसांख्यिकी गुणधर्मों को क्या कहा जाता है? असामान्य अणुसांख्यिकी गुणधर्म। तो बताओ, असामान्य अणुसांख्यिकी गुणधर्म की परिभाषा क्या होगी? जब किसी विलय पदार्थ का विलयन में वियोजन या संगुणन होता है, वियोजन या संगुणन होता है, तो विलय पदार्थ के कणों की जो संख्या होती है वो क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। विलय पदार्थ के कणों की संख्या परिवर्तित हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि विलय पदार्थ या तो टूट जाता है, या कुछ विलय पदार्थ आपस में क्या हो जाते हैं, कुछ विलय पदार्थ के कण आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, जिस कारण से क्या होता है? विलय पदार्थ के कणों की संख्या में परिवर्तन आता है, और इस परिवर्तन के कारण ही अणुसांख्यिकी गुणधर्म के मान क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। और इन परिवर्तित हुए अणुसांख्यिकी गुणधर्मों को क्या कहा जाता है? असामान्य अणुसांख्यिकी गुणधर्म। देखिएगा, टॉपिक को आगे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि जो विलय पदार्थ हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के विलय पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहले प्रकार के पदार्थ वो है जिनका ना तो
वियोजन होता है और ना ही क्या होता है, संगुणन होता है। ना तो विलेय पदार्थ का वियोजन होता है और ना ही क्या होता है, संगुणन। इसका मतलब क्या है, विलेय पदार्थ ना तो टूटता है, ना ही विलेय पदार्थ के कण आपस में जुड़ते हैं। जैसे ग्लूकोज है, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज C6H12O6, फ्रक्टोज C6H12O6, सुक्रोज C12H22O11। ये ग्लूकोज हो गया, ये फ्रक्टोज हो गया और ये क्या हो गया, सुक्रोज। जैसे यूरिया, यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CONH2। जब आप ग्लूकोज को जल में घोलते हो तो ग्लूकोज के कणों की संख्या में परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि ग्लूकोज का ना तो वियोजन होता है ना ही संगुणन। फ्रक्टोज का भी यही फॉर्मूला होता है, जे अणु वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। फ्रक्टोज को यदि आप जल में घोलते हो तो फ्रक्टोज के कणों की संख्या में भी परिवर्तन नहीं आता। सुक्रोज को यदि आप जल में घोलते हो तो सुक्रोज के कणों की संख्या में भी परिवर्तन नहीं आता। क्यों? क्योंकि सुक्रोज के जो कण हैं वो ना तो वियोजित होते हैं ना ही क्या होते हैं, संगुणित। इसी प्रकार यूरिया जो है, यूरिया भी एक इस प्रकार का पदार्थ है जिसका ना तो वियोजन होता है ना ही क्या होता है, संगुणन। तो बताओ पहले प्रकार के विलेय पदार्थ कौन से हो गए, जिनका ना तो वियोजन होता है ना ही क्या होता है, संगुणन। दूसरे प्रकार के विलेय पदार्थ है जिनका क्या होता है, वियोजन होता है, जिनका क्या होता है, वियोजन। यानी वियोजन होने वाले, वियोजित होने वाले विलेय पदार्थ जैसे आयनिक यौगिक होते हैं, जैसे NaCl है। बताओ NaCl को यदि आप जल में घोलते हो तो NaCl अपने आयनों में टूटता है कि नहीं टूटता? बताओ NaCl का एक कण यदि आप जल में घोलोगे तो बताओ NaCl के कितने कण बनेंगे, दो, एक Na+ और एक Cl-। इसका मतलब क्या है कि NaCl अपने दो आयनों में विभक्त हो जाएगा, एक धनायन में और एक ऋणायन में। तो NaCl का वियोजन होता है, किस प्रकार होता है, Na+ Cl-। इसी प्रकार से हमने लिया MgCl2। MgCl2 किस प्रकार ब्रेक होगा, Mg+2 2Cl-। ठीक है, MgCl2 का एक कण यदि आप घोलोगे तो बताओ विलयन में जाके कितने कण बन जाएंगे, 3 कण बन जाएंगे। इसी प्रकार हम बात करते हैं AlCl3 की। AlCl3 को यदि आप जल में घोलते हो तो बताओ एक तो एल्यूमिनियम आयन बनेगा और 3 क्या बनेंगे, क्लोराइड आयन। इसी प्रकार K4FeCN6 को यदि आप जल में घोलते हो तो टोटल कितने आयन बनेंगे, 5, 4K प्लस 1 बनेगा FeCN6-4। तो देखिएगा NaCl का आपने कितना कण घोला, पानी में मान लीजिएगा आपने इसका एक कण घोला तो बताओ पानी में जाके इसके कितने कण बन गए, 2। MgCl2 का आपने कितना कण घोला, 1, पानी में जाके कितने कण बन गए, 3, 2 तो बन गए क्लोराइड आयन और एक क्या बन गया, Mg+2। इसी प्रकार AlCl3 कितने कणों में टूट गया, 4 में, और K4FeCN6 कितने कणों में टूट गया, 5 में। तो कुछ विलेय पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका ना तो वियोजन ना संगुणन होता है, और कुछ विलेय पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका क्या होता है, वियोजन होता है। किसमें, विलायक में। और विलायक जब भी कुछ ना कहा जाए तो जल को हम मानते हैं। और तीसरे प्रकार के विलेय पदार्थ वो है जिनका क्या होता है, संगुणन, जिनका क्या होता है, संगुणन। और यदि हम बोर्ड के हिसाब से देखें, क्लास 12 के हिसाब से देखें तो इसका एग्जाम्पल है एसिटिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल, ये एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला है और ये किसका है, बेंजोइक अम्ल का। यदि आप एसिटिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल को बेंजीन विलायक में घोलते हो, यहाँ पर आपको विलायक ध्यान रखना है कौन सा है, बेंजीन। एसिटिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल को विलायक बेंजीन में घोलते हो तो एसिटिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल के जो 2 कण होते हैं वो आपस में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर द्विलक का निर्माण करते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं द्विलकीकरण या संगुणन। क्या कहते हैं, संगुणन। कैसे, देखिएगा, जैसे मैं इसको लेके समझा देता हूँ। एसिटिक अम्ल के आपने 2 कण लिए और किस में घोल दिया, बेंजीन। यहाँ पे विलायक क्या है, बेंजीन। तो एसिटिक अम्ल
के दो कण आपस में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर एक कण बना लेंगे। तो अब देखिएगा, आपने विलेय पदार्थों को सीख लिया। विलेय पदार्थ कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। नंबर 1 कौन सा? जिनका ना तो वियोजन होता है ना ही क्या होता है, संगुणन। दूसरे प्रकार के विलेय पदार्थ कौन से? जिनका क्या होता है, वियोजन। और तीसरे प्रकार के विलेय पदार्थ कौन से? जिनका क्या होता है, संगुणन। संगुणन वाले कौन कौन से हैं याद रखिएगा, एक तो एसिटिक अम्ल है और एक कौन सा है, बेंजोइक अम्ल। और यहाँ पर विलायक क्या होना चाहिए, बेंजीन। तो देखिएगा, अब देखिएगा आपको क्या ध्यान रखना है कि जब किसी विलेय पदार्थ का विलयन में वियोजन या संगुणन होगा तो विलेय के कणों की संख्या में क्या आएगा, परिवर्तन। विलेय के कणों की संख्या में परिवर्तन आएगा, विलेय पदार्थ के कणों की संख्या में परिवर्तन आएगा, जिस कारण से क्या होगा, अणु सांख्यिकी गुणधर्म के मान बदलेंगे। और अणु सांख्यिकी गुणधर्म के जो बदले हुए मान हैं उन्हें ही हम क्या कहेंगे, असामान्य अणु सांख्यिकी गुणधर्म। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वियोजन की। सबसे पहले हम वियोजन की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपने NaCl लिया और NaCl को किस में घोल दिया, जल में। NaCl का आपने कितना कण लिया, 1। तो बताओ क्या बनेगा, Na प्लस Cl-। आपने इसका 1 कण लिया, बताओ विलयन में जाके इसके कितने कण हो जाएंगे, 2 कण हो जाएंगे। इसका मतलब कणों की संख्या में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। एग्जाम्पल अपन अगला लेते हैं, जैसे MgCl2 लिया, MgCl2 को जल में घोला तो बताओ क्या बनेगा, Mg प्लस 2 Cl-। इसका 1 कण लिया तो बताओ इसके टोटल कितने कण हो जाएंगे, विलयन में जाके 3 कण हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, वियोजन कह रहे हैं। कणों की संख्या में क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। और कणों की संख्या में यदि परिवर्तन आएगा तो बताओ अणु सांख्यिकी गुणधर्म के मान क्या होंगे, बदलेंगे। अब देखिएगा, NaCl का मोलर द्रव्यमान मैं मान लूँ कि m है। NaCl का मोलर द्रव्यमान कितना है, m। जब ये जल में घुलेगा तो बताओ NaCl 2 भागों में टूट जाएगा। 2 भागों में टूटेगा तो इसका जो मोलर द्रव्यमान है वो भी हाफ बढ़ जाएगा। तो बताओ Na+ का यहाँ पे मोलर द्रव्यमान कितना होगा, m/2। और Cl- का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, m/2। अब मान लीजिएगा MgCl2 का मोलर द्रव्यमान भी मान लीजिएगा m है, कितना है, m। तो बताओ ये कितने भागों में टूटा, 3 में। तो बताओ इसका मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m/3। और 2 Cl- जो है प्रत्येक का कितना हो जाएगा, m/3। तो बताओ जब किसी विलेय पदार्थ का वियोजन होगा तो बताओ मोलर द्रव्यमान में भी क्या आएगा, परिवर्तन। आणविक द्रव्यमान में भी क्या आएगा, परिवर्तन। इन परिवर्तित हुए आणविक द्रव्यमान को कहा जाता है असामान्य आणविक द्रव्यमान या असामान्य मोलर द्रव्यमान। अब हम बात करते हैं संगुणन की। संगुणन में मैंने एग्जाम्पल लिया था एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल के कितने कण आपने लिए, 2। कितने कण लिए, 2। और किस में घोल दिया, बेंजीन में। और इसका क्या हो गया, संगुणन। और संगुणन होते ही बताओ दोनों कण आपस में जुड़ के एक कण बना लेंगे। तो इसके कितने कण लिए, 2। और इसका कितना कण हो गया, 1 कण हो गया। इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, संगुणन। तो बताओ कणों की संख्या में क्या आया, परिवर्तन। और कणों की संख्या में जब परिवर्तन आता है तो अणु सांख्यिकी गुणधर्मों के मान क्या होते हैं, परिवर्तित। इन परिवर्तित हुए अणु सांख्यिकी गुणधर्मों को क्या कहा जाता है, असामान्य अणु सांख्यिकी गुणधर्म। यदि इसका मोलर द्रव्यमान में m मान लूँ, कितना मान लूँ, m। तो बताओ अब इसका मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। यानी मोलर द्रव्यमान भी क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। और मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान जब परिवर्तित होता है तो परिवर्तित हुए मोलर या आणविक द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, असामान्य आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। तीसरा केस हम ले रहे हैं ना वियोजन ना संगुणन का। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को यदि आप जल में घोलते हो तो ग्लूकोज के रूप में रहता है, टूटता नहीं है। इसका 1 कण घोलोगे तो इसका कितना कण रहेगा, 1 कण रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर अणु सांख्यिकी गुणधर्मों के मान परिवर्तित नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर विलेय के कणों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब देखिएगा, इस टॉपिक को आगे समझने के लिए एक फैक्टर हमें समझना पड़ेगा। उस फैक्टर का नाम है वांट हाफ गुणांक। वांट हाफ
गुणांक। वांट ऑफ गुणांक को I के द्वारा दर्शाया जाता है। देखिएगा वांट ऑफ गुणांक क्या होता है इसको समझ लेते हैं। विलयन में किसी विलय की प्रकृति को समझाने के लिए, विलयन में किसी विलय की प्रकृति को समझाने के लिए वांट हॉफ नामक वैज्ञानिक ने एक गुणांक दिया, एक गुणांक प्रस्तुत किया जिसे वांट हॉफ गुणांक कहा जाता है। और इसको किससे दर्शाते हैं? I से दर्शाते हैं। तो वांट ऑफ गुणांक क्या होता है? विलयन में किसी विलय की प्रकृति को समझाने के लिए। प्रकृति का यहाँ पर आशय यह है कि उस विलय का विलयन में क्या वियोजन हो रहा है, क्या उसका संगुणन हो रहा है, या उसका संगुणन या वियोजन दोनों ही नहीं हो रहा है। मतलब उसकी प्रकृति क्या है, उसकी प्रकृति वियोजित होने की है या संगुणित होने की है, या उसकी प्रकृति ना वियोजित ना संगुणित होने की है। इस बात को समझाने के लिए वांट ऑफ नामक वैज्ञानिक ने एक गुणांक दिया जिसे क्या कहा जाता है? वांट ऑफ गुणांक। और जिसको किससे दर्शाते हैं? I से। I का मान किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं इसको भी आपको ध्यान रखना है। I बराबर होता है सामान्य मोलर द्रव्यमान, सामान्य मोलर द्रव्यमान बटा असामान्य मोलर द्रव्यमान। सामान्य मोलर द्रव्यमान बटा असामान्य मोलर द्रव्यमान। सामान्य मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है विलय पदार्थ को आपने अभी विलायक में नहीं घोला है, तब तो उसका जो मोलर द्रव्यमान है वो क्या है? सामान्य है। और विलय पदार्थ को आपने विलायक में घोल दिया और घोलने के बाद में क्या हुआ? वो विलय पदार्थ या तो टूट गया या उस विलय पदार्थ के कण आपस में जुड़ गए। तो बताओ मोलर द्रव्यमान क्या होगा? परिवर्तित होगा। तो उस परिवर्तित हुए मोलर द्रव्यमान को क्या कहते हैं? असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो I बराबर होता है सामान्य मोलर द्रव्यमान बटा असामान्य मोलर द्रव्यमान। इसका मतलब आप सामान्य मोलर द्रव्यमान में असामान्य मोलर द्रव्यमान का भाग देकर किसका मान फाइंड आउट कर सकते हो? I का। जैसे NaCl है, मैं इसको एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। NaCl है, NaCl टूटा किस में? Na प्लस Cl माइनस में। इसका मोलर द्रव्यमान मान लिया m है, तो बताओ हाफ बढ़ जाएगा क्योंकि ये जो NaCl है वो कितने कणों में टूट गया? 2 में। तो बताओ I बराबर क्या आएगा? I बराबर आएगा सामान्य मोलर द्रव्यमान कितना है? m, और असामान्य कितना है? m/2। तो m में m/2 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 2। तो बताओ NaCl के लिए I का मान कितना हो गया? 2 हो गया। जैसे मैं बात करता हूँ MgCl2 की। MgCl2 किस प्रकार टूटेगा? Mg प्लस 2 Cl माइनस में। ठीक है, इसका मोलर द्रव्यमान m मान लिया। बताओ ये कितने भागों में टूटा? 3 में। तो प्रत्येक का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? m/3, m/3 और m/3। तो बताओ I बराबर क्या आएगा? m में किसका भाग दोगे? m/3 का। सामान्य बटा असामान्य। तो बताओ I का मान कितना आ गया? 3 आ गया। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये तभी काम करता है जब क्वेश्चन में आपको वियोजन की मात्रा नहीं दे रखी हो या संगुणन की मात्रा आपको नहीं दे रखी हो। संगुणन के केस में भी मैं इसको समझा देता हूँ। जैसे एसिटिक अम्ल के 2 कण आपने लिए और बताओ कितने कण बन गए? 1 कण बन गया। 2 कण आपने बेंजीन में घोले। किस में घोले? बेंजीन में। ध्यान रखिएगा एसिटिक अम्ल के लिए विलायक बेंजीन होना अनिवार्य है। 2 कण आपने किसके घोले? बेंजीन के। कण कितने हो गए? 1। तो इसका मोलर द्रव्यमान यदि m है तो बताओ इसका कितना होगा? 2m होगा। तो बताओ I बराबर सामान्य कितना है? m, और असामान्य कितना है? 2m। तो बताओ I का मान कितना आ गया? 2। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये तभी काम करता है जब आपको क्वेश्चन में वियोजन की मात्रा या संगुणन की मात्रा नहीं दे रखी हो। यानी क्वेश्चन में आपको संगुणन या वियोजन की मात्रा नहीं दे रखी हो, या फिर आपको 100% मात्रा दे रखी हो कि 100% वियोजन हो गया या 100% क्या हो गया? संगुणन। उस केस के अंदर ये फॉर्मूला काम कर जाता है। इसलिए हम
इस फॉर्मूले को तब तो काम में ले सकते हैं, लेकिन यदि आपको वियोजन की मात्रा 90%, 60%, 70%, 80% इस प्रकार से दे रखी हो, 95% दे रखी हो, तब ये फॉर्मूला काम में नहीं आ सकता। तो फिर हम क्या करें, एक और फॉर्मूला आई को निकालने का जो वॉन्टाफ के द्वारा दिया गया। एक और फॉर्मूला क्या है वो देखिएगा। आई बराबर होता है, आई बराबर, एक तो ये फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला है वियोजन या संगुणन के बाद, वियोजन या संगुणन के बाद विलेय के कणों की संख्या, विलेय के कणों की संख्या बटा वियोजन या संगुणन के पूर्व विलेय के कणों की संख्या। अब बात आती है कि सर इस फॉर्मूले का यूज हम कैसे करेंगे। तो देखो, इस फॉर्मूले को यूज आपको कैसे करना है वो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। तो आई बराबर क्या होता है, सामान्य मोलर द्रव्यमान बटा असामान्य मोलर द्रव्यमान बराबर वियोजन या संगुणन के बाद विलेय के कणों की संख्या या बटा वियोजन या संगुणन के पूर्व विलेय के कणों की संख्या। अब देखिएगा, यदि किसी विलेय पदार्थ का वियोजन या संगुणन नहीं होता है विलयन में, ना तो वियोजन होता है और ना ही क्या होता है, संगुणन, तो ऐसी स्थिति में बताओ आई का जो मान होगा वो कितना होगा, 1 होगा। आई का मान कितना होगा, 1, क्योंकि ना तो उसका वियोजन हो रहा है और ना ही उसका क्या हो रहा है, संगुणन। इसका मतलब वियोजन या संगुणन हो ही नहीं रहा है, तो सामान्य और असामान्य मोलर द्रव्यमान दोनों एक ही हो जाएंगे। तो इसका मतलब आई का मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो यदि किसी विलेय पदार्थ का ना तो वियोजन होता है ना ही क्या होता है, संगुणन, तो आई बराबर कितना होता है, 1। यदि किसी विलेय पदार्थ का वियोजन होता है तो आई का जो मान है वो हमेशा 1 से क्या होता है, ज़्यादा। और यदि किसी विलेय पदार्थ का संगुणन होता है तो आई का जो मान है वो 1 से क्या रहता है, कम रहता है। तो हम बात करेंगे आई की गणना कैसे की जाती है। आई की गणना आपको कैसे करनी है, यानी वान-डाप गुणांक की गणना किस प्रकार की जाती है। तो सबसे पहले हम केस ले रहे हैं वियोजन का। सबसे पहले हम केस ले रहे हैं, केस नंबर 1, विलेय का वियोजन। मान लीजिएगा हमारे पास एक विलेय पदार्थ है AX और इसको आपने किसी विलायक में घोल दिया। जैसे मान लीजिएगा आपने जल में इसको घोल दिया, ठीक है। जैसे आप इसको विलायक में घोलते हो तो बताओ ये अपने आयनों में क्या होगा, ब्रेक होगा। और किस प्रकार ब्रेक होगा बताइएगा। इसमें कंपोनेंट क्या है, ए और बी। ए का नंबर कितना है, एक्स, बी का नंबर कितना है, वाई। तो बताओ ये कितने भागों में टूटेगा, 2 भागों में। एक तो ए बनाएगा और एक क्या बनाएगा, बी। बताओ ए के कितने कण बनेंगे, एक्स, और बी के कितने कण बनेंगे, वाई। ए के कणों पर आवेश कितना होगा, प्लस वाई, और बी के कणों पर आवेश कितना होगा, माइनस एक्स। कैसे किया मैंने, वापस से देख लीजिएगा। ए के कितने कण हैं इसमें, एक्स, बी के कितने कण हैं, वाई। तो बताओ जब ये ब्रेक होगा तो ए के कितने कण बनेंगे, एक्स, और बी के कितने बनेंगे, वाई। अब देखो ए के कणों पर आवेश कितना होगा, ये वाई इसके ऊपर जाएगा, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो वाई इसके ऊपर जाएगा तो प्लस वाई, और बी के ऊपर कितना आवेश जाएगा, माइनस एक्स। तो बताओ ए एक्स बी वाई किस प्रकार ब्रेक होगा, एक्स ए प्लस वाई बी माइनस एक्स। अब मान लीजिएगा प्रारंभ में इसका आपने 1 मोल कण लिए, AX/BY के आपने कितने मोल कण लिए, 1। तो बताओ इसके कितने होंगे प्रारंभ में, 0 0, क्योंकि प्रारंभ में ये ब्रेक ही नहीं होगा। अब मान लीजिएगा वियोजन के बाद इसका क्या हो गया, वियोजन के बाद, और वियोजन की मात्रा मैंने मान ली, वियोजन की मात्रा मैंने मान ली कि अल्फा है। इसके वियोजन की मात्रा मैंने कितनी मान ली, अल्फा। तो बताओ जब वियोजन की मात्रा अल्फा होगी तो वियोजन के पश्चात इसके कितने मोल बचेंगे, 1 माइनस अल्फा बचेंगे, क्योंकि अल्फा तो वियोजित हो चुके। तो बताओ बचे कितने, 1 माइनस अल्फा। तो बताओ
एक के लिए अल्फ़ा ब्रेक हुए तो x के लिए कितने बनेंगे, x अल्फ़ा, और y जो कण है उसके लिए कितने बनेंगे, y अल्फ़ा। तो इसके प्रारंभ में 1 मोल लिए तो इसके 0 होंगे और इसके कितने होंगे, 0। अब वियोजन की मात्रा मैंने कितनी मान ली, अल्फ़ा। तो बताओ जब एक में से अल्फ़ा मोल ब्रेक हो जाएंगे तो बचेंगे कितने, 1 माइनस अल्फ़ा। यहाँ पर क्या बनेंगे, x अल्फ़ा, और यहाँ पर क्या बनेंगे, y अल्फ़ा। तो बताओ प्रेक्षित कण कितने होंगे। प्रेक्षित कण का मतलब होता है वियोजन के पश्चात कणों की संख्या कितनी होगी। वियोजन के पश्चात कणों की संख्या। प्रेक्षित कण का मतलब होता है, प्रेक्षित कण का मतलब होता है कि विलेय पदार्थ को आपने विलायक में घोल दिया और घोलने के बाद विलेय पदार्थ के कणों की संख्या जो होती है उसे क्या कहा जाता है, प्रेक्षित विलेय के कणों की संख्या कहा जाता है। तो बताओ वियोजन के पश्चात कणों की संख्या कितनी होगी, 1 माइनस अल्फ़ा तो ये रहे, x अल्फ़ा ये रहे और y अल्फ़ा ये रहे। तो बताओ क्या बचेगा, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस x अल्फ़ा प्लस y अल्फ़ा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस, इसमें से कॉमन निकाल लो अल्फ़ा, तो बताओ क्या बचेगा, अल्फ़ा कॉमन आ गया तो क्या बच गया, x प्लस वाई। ठीक है, तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा ब्रैकेट में क्या आ गया, x प्लस वाई, और x प्लस वाई को मैंने मान लिया n, और ये क्या है, कुल आयनों की संख्या, कुल आयनों की संख्या। ये देखो A के जो A प्रकार के आयन हैं उनकी संख्या कितनी है x, B प्रकार के जो आयन है उनकी संख्या कितनी है y। तो बताओ x प्लस वाई को मैंने क्या मान लिया, n, और n यहाँ पर क्या होगी, कुल आयनों की संख्या। जैसे NaCl के केस में ये संख्या 2 होगी, MgCl2 के केस में ये संख्या 3 होगी, AlCl3 के केस में ये संख्या कितनी होगी, 4, और K4FeCN6 के केस में ये संख्या कितनी होगी, 5 होगी। तो बताओ हमारे पास फॉर्मूला प्रेक्षित कणों की संख्या क्या आ गई, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा। अब देखो ये प्रेक्षित कण क्या होते हैं, वियोजन के पश्चात कणों की संख्या होती है प्रेक्षित कण, और वियोजन के पूर्व कण कितने थे, 1। तो हम जानते हैं I बराबर क्या होता है, वियोजन के पश्चात कणों की संख्या, और वियोजन के पूर्व कणों की संख्या का अनुपात ही क्या होता है, I होता है। तो बताओ वियोजन के पश्चात कणों की संख्या जो आई वो क्या थी, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा। और बताओ वियोजन के पूर्व कणों की संख्या कितनी थी, 1, तो नीचे किसका डिवाइड हो जाएगा, 1। तो बताओ I बराबर क्या आ गया, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा। इस एक का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तो बताओ I का जो मान आया वो किसके बराबर आया, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा के बराबर। तो वियोजन के केस में 1/2 गुणांक I का जो मान आता है उसका फॉर्मूला है 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। ये किसके लिए है, वियोजन के लिए। जहाँ पे अल्फ़ा क्या है, वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा, और n क्या है, आयनों की संख्या या कणों की संख्या मान लीजिएगा कि विलेय पदार्थ कितने कणों में ब्रेक हुआ। अब हम बात करेंगे 1-2 एग्जाम्पल्स की। जैसे मैं NaCl की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, NaCl की, ठीक है। NaCl की बात करें और मान लीजिएगा आपको अल्फ़ा का मान 100% दे रखा है। कितना दे रखा है एग्जाम में, 100%। इसका मतलब ये है कि NaCl जो है वो 100% क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो बताओ I का मान कितना होगा। तो I बराबर 1 माइनस अल्फ़ा कितना है, 100%। और इस फॉर्मूले में अल्फ़ा का जो मान है कभी भी प्रतिशत में नहीं रखना, आपको सामान्य संख्या में रखना है, और सामान्य संख्या में रखने के लिए 100 का आपको भाग दे देना है। तो बताओ अल्फ़ा बराबर 100% यानी 100/100 बराबर कितना हो गया, 1। तो 1 माइनस 1 प्लस, बताओ NaCl कितने आयनों में टूटता है, 2 आयनों में, तो प्लस 2 गुणा 1, तो I बराबर कितना हो गया, 2, ठीक है। तो NaCl का यदि अल्फ़ा 100% है तो I का मान कितना आएगा, 2 आएगा। अब जैसे बात करें MgCl2 की,
MgCl2 का अल्फ़ा भी मान लीजिएगा आपको 100% दे रखा है, तो I का मान कितना होगा 1 माइनस अल्फ़ा कितना है 100%, 100 को कितना लिखेंगे 1, 100/100 बराबर कितना हो गया 1 हो गया। तो 1 माइनस 1 प्लस 2 गुणा 1, तो बताओ I बराबर कितना आ गया, सॉरी MgCl2 जो है वो कितने आयनों में ब्रेक होगा 3 में, Mg+2 + 2Cl माइनस, तो बताओ N का मान यहाँ पे कितना होगा 3, तो 1 माइनस 1 प्लस 3 गुणा 1, तो बताओ कितना आ गया I का मान 3 आ गया। तो MgCl2 के लिए I कितना आया 3, NaCl के लिए I कितना आया 2। कब, जब वियोजन की मात्रा कितने प्रतिशत हो 100%। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर रहे हो, यहाँ पर क्या नोट कर रहे हो कि NaCl में 2 ही आयन थे और I का मान भी कितना आया 2। MgCl2 में कितने आयन थे 3, एक Mg+2 था और 2 क्या थे Cl माइनस, तो I का मान कितना आया 3। इसका मतलब किसी आयनिक यौगिक में जितने आयन होते हैं I का मान उतना ही होता है यदि अल्फ़ा कितना हो 100% या अल्फ़ा आपको एग्जाम में नहीं दे रखा हो। कैसे देखिएगा, इसको मैं इस प्रकार से भी समझा सकता हूँ, इस प्रकार से समझिएगा आप इसको कि अल्फ़ा यदि 100% आपको दे रखा है, अल्फ़ा कितना दे रखा है 100% या अल्फ़ा आपको नहीं दे रखा, तो ऐसी स्थिति में I बराबर क्या होगा, अल्फ़ा 100% का मतलब कितना हो जाता है 1, इसमें 100 का डिवाइड करना है, प्रतिशत में संख्या नहीं रखनी है, 1 रख दिया, तो बताओ 1 माइनस 1 प्लस n गुणा 1, तो बताओ I इक्वल टू क्या हो गया n। यदि अल्फ़ा 100% है तो I का मान हमेशा किसके बराबर होता है n के बराबर। जैसे NaCl, KCl, MgCl2, AlCl3, K4FeCN6, इस प्रकार के यौगिक है आपके पास, विलेय पदार्थ है। तो बताओ इसके कितने आयन बनते हैं 2, तो I कितना होगा 2। इसके कितने आयन बनते हैं 2, I कितना होगा 2। इसके कितने आयन बनते हैं 3, तो I कितना होगा 3। इसके कितने आयन बनते हैं 4, तो I कितना होगा 4। और इसके कितने आयन बनेंगे 5, किस प्रकार से 4K प्लस FeCN6 माइनस का 4, तो बताओ I कितना होगा 5। कब, जब आपको अल्फ़ा कितना प्रतिशत दे रखा हो 100% या अल्फ़ा की वैल्यू आपको नहीं दे रखी हो, अल्फ़ा की बात ही नहीं कर रखी है क्वेश्चन में, तब I बराबर हमेशा किसके होता है n के। लेकिन मान लीजिएगा आपको अल्फ़ा ऐसे दे दे 90%, तो आपको क्या करना है 90% को 90/100 करना है, तो बताओ कितना हो जाएगा। 100 का भाग क्यों दिया, क्योंकि प्रतिशत में मान नहीं रखा जाता, तो बताओ ये कितना हो जाएगा 9/10 यानी 0.9, ठीक है। तो अल्फ़ा कितना हो गया 0.9, और NaCl के लिए पूछा है, तो आप NaCl के लिए अल्फ़ा आपको 90% दे रखा है, तो I इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस 0.9 प्लस n का मान NaCl के लिए कितना होगा 2 गुणा अल्फ़ा कितना 0.9, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.1 प्लस 1.8, तो बताओ कितना हो गया 1.9। इसी प्रकार जैसे आप MgCl2 के लिए कर रहे हो तो बाकी प्रोसेस सेम होगा, n का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। AlCl3 के लिए n का मान कितना आ जाएगा 4, और K4FeCN6 के लिए n का मान कितना आ जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पे कितने आयन बनते हैं 5 आयन बनते हैं। तो ये हमने बात की किसकी, वियोजन के केस की। अब हम बात कर रहे हैं संगुणन के केस की। I का मान आपको निकालना आना चाहिए, तभी आपका एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। संगुणन का केस, मान लीजिएगा आपके पास कोई विलेय पदार्थ है A, उसको आपने किसी विलायक में घोला, किस में घोला, किसी विलायक में। जैसे एसिटिक अम्ल को आप बेंजीन में घोल रहे हैं और इसके आपके पास n कण थे, कितने कण थे n, तो n कण आपस में जुड़ गए, तो बताओ कितना कण बन जाएगा 1 बन जाएगा। 1 बनाने के लिए हम n को कहाँ लगा देंगे नीचे। तो मान लीजिएगा प्रारंभ में इसके 1 मोल कण लिए, प्रारंभ में इसके कितने मोल कण लिए 1, तो बताओ इसके कितने होंगे 0। संगुणन के पश्चात, संगुणन के पश्चात माना संगुणन की मात्रा कितनी है अल्फा। संगुणन की मात्रा मैंने कितनी मान ली अल्फा, तो बताओ संगुणन के पश्चात इसके कितने मोल बचेंगे 1 माइनस अल्फा। अल्फा कम हो गए ना, संगुणन हो गया अल्फा का, तो बताओ
संगुणन के पश्चात कितने बचे, 1 माइनस एल्फा। तो बताओ ये संगुणन जो अल्फा हुआ, वो अल्फा जो संगुणन की मात्रा है वो कितने के लिए है, n मोल के लिए। कितने मोल के लिए है, n मोल के लिए। n मोल के लिए संगुणन की मात्रा कितनी है, अल्फा। तो बताओ एक के लिए कितनी होगी, अल्फा बाई n। तो यहाँ पे एक ही है, तो बताओ यहाँ पर कितना होगा, कितने मोल बचेंगे, अल्फा बाई n। यहाँ पर अल्फा बाई n होगा और यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस अल्फा। तो ये बात आपके समझ में आई होगी। एक बार वापस से बता देता हूँ। प्रारंभ में इसके 1 मोल थे, इसके कितने थे, 0। संगुणन के पश्चात माना संगुणन की मात्रा कितनी है, अल्फा। तो बताओ इसके कितने बचेंगे, 1 माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा तो क्या होगा, संगुणित हो गया। तो n के लिए अल्फा संगुणित हुआ, तो 1 के लिए संगुणन कितना होगा, अल्फा बाई n। यानी 1 के लिए कितना बनेगा, ये अल्फा बाई n बनेगा। तो बताओ I बराबर क्या हो जाएगा, प्रेक्षित कण या संगुणन के पश्चात कणों की संख्या। संगुणन के पश्चात कितने कण बचेंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। और संगुणन से पहले कितने कण थे, 1। तो बताओ I इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। यदि अल्फा का मान 100% है, अल्फा का मान 100% है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1। 100% को कितना लिख देते हैं, 1। तो बताओ I इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई n। तो बताओ I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई n। इस पर आधारित क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसे आपसे पूछा गया था कि बेंजोइक अम्ल का, बेंजोइक क्वेश्चन था, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, बेंजोइक अम्ल का बेंजीन में वान टॉप गुणांक का मान कितना होगा। वान टॉप गुणांक का मान कितना होगा, ठीक है। तो बताओ बेंजोइक अम्ल का बेंजीन में वान टॉप गुणांक निकालने के लिए हम जानते हैं कि बेंजोइक अम्ल का बेंजीन में क्या होता है, संगुणन होता है। और संगुणन के लिए I क्या होता है, I होता है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। वियोजन संगुणन की मात्रा आपको दे नहीं रखी है, तो आप पूरी 1 मान लोगे, यानी 100% मान लोगे, प्लस 1 बाई n। कितने अणु संगुणित होते हैं, अभी बताया था 2 होते हैं। तो बताओ I बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। तो ये इस क्वेश्चन का क्या था, आंसर। तो बताओ संगुणन के केस में और वियोजन के केस में I का मान निकालना मैंने आपको सिखा दिया। पढ़ेंगे असामान्य अणु सांख्यिकी गुणधर्मों के सूत्र। तो देखिएगा, मैंने आपको बताया कि I बराबर होता है वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या बटा वियोजन या संगुणन के पूर्व कणों की संख्या। अब एक बात बताइएगा, वियोजन या संगुणन के बाद जो कणों की संख्या होगी उसके संगत जो अणु सांख्यिकी गुणधर्म होते हैं उनको क्या कहा जाएगा, प्रेक्षित अणु सांख्यिकी गुणधर्म क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, प्रेक्षित। वियोजन या संगुणन के बाद जो कणों की संख्या होती है उन कणों की संख्या के जो संगत अणु सांख्यिकी गुणधर्म होते हैं उनको कहा जाता है प्रेक्षित अणु सांख्यिकी गुणधर्म। प्रेक्षित का मतलब उनको ऑब्जर्व किया जा सकता है, प्रैक्टिकली हम देख करके नहीं बता सकते। और वियोजन या संगुणन के पूर्व कणों की जो संख्या होती है उनको कहा जाता है परिकलित अणु सांख्यिकी गुणधर्म। तो बताओ I बराबर होता है प्रेक्षित अणु सांख्यिकी गुणधर्म बटा परिकलित, परिकलित का मतलब वियोजन या संगुणन के पूर्व अणु सांख्यिकी गुणधर्म। तो बताइएगा यहां से हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं प्रेक्षित अणु सांख्यिकी गुणधर्म इज इक्वल टू I गुणा परिकलित अणु सांख्यिकी गुणधर्म। ठीक है, प्रेक्षित अणु सांख्यिकी गुणधर्म को मैं मान लूं P0 माइनस PS बटा P0 पहला अणु सांख्यिकी गुणधर्म प्रेक्षित मान लिया। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्या था, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB, तीसरा क्या था, हिमांक में अवनमन डेल्टा TF,
और चौथा क्या था, पाई, परासरण दाब। परिकलित को मैंने मान लिया XA, इसको मैंने मान लिया KB.m होता है, ये क्या होता है KF.m होता है, और ये क्या होता है CRT होता है। ये आपस में बराबर होते हैं कब, जब I नहीं होता है, लेकिन I होने पर यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, I से। तो ये फॉर्मूला चेंज हो चुके हैं। चारों अणु सांख्यिकी गुणधर्मों के सूत्र क्या है, P0 माइनस PS बटा P0, यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है I.XA के, क्वथनांक में उन्नयन बराबर होता है I.KB.m के, डेल्टा TF बराबर होता है I.KF.m के, और पाई बराबर होता है I.CRT के। ठीक है, ये अणु सांख्यिकी गुणधर्मों के जो सूत्र हैं वो क्या हो जाते हैं, परिवर्तित, जब किसको सम्मिलित कर लिया जाता है, वान टाप गुणांक I को। ये सॉल्व करेंगे असामान्य अणु सांख्यिकी गुणधर्मों पर आधारित कुछ क्वेश्चंस। तो देखिएगा, सबसे पहले हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। 29.25 ग्राम NaCl को 500 ग्राम जल में घोला गया। 29.25 ग्राम NaCl को 500 ग्राम जल में घोला गया, इस विलयन का हिमांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी आपसे पूछ रहा है कि ये विलयन कितने डिग्री सेल्सियस पर जमेगा। तो देखिएगा, हम जानते हैं कि जल का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और हम जानते हैं जल में जब आप किसी अवाष्पशील विलय को घोलोगे तो बनने वाले विलयन का जो हिमांक होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी हिमांक में क्या हो जाएगा, अवनमन। यानी अब जो विलयन होगा उसका जो हिमांक होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, कम होगा। कितना कम होगा वो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं हिमांक में अवनमन बराबर होता है I.KF.m। सबसे पहले हमें I का मान चाहिए, तो बताओ NaCl के लिए I कितना होगा, NaCl के लिए I का मान होगा 2, और KF का मान कितना होता है, मैंने आपको बताया था 1.86 के किलोग्राम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। KF का मान क्वेश्चन में आपको या तो दे दिया जाएगा, और नहीं दिया हुआ हो तो आपको याद कर लेना है। जल के लिए KF कितना होता है, 1.86 के किलोग्राम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो I का मान आ गया, KF का मान आ गया, स्मॉल m क्या होता है, WA बटा MA गुणा WB, ऊपर किससे गुणा कर देते हैं, 1000 से। तो बताओ इसको सॉल्व करें, WA का मान रख दें कितना, 29.25। NaCl का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, फाइंड आउट कर सकते हो। सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का कितना होता है, 35.5। तो बताओ NaCl का आणविक द्रव्यमान कितना हो गया, 58.5। WB विलायक की ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है, 500, ऊपर किससे गुणा हो रखा है, 1000 से। ठीक है, इसको काटोगे 2 से कट जाएगा, 1000 500 से काटोगे 2 से, और 2 से कट जाएगा। बताओ स्मॉल m कितना आ गया, 1 आ गया। अब क्या करना है, डेल्टा TF इज इक्वल टू I का वैल्यू कितना, 2, KF कितना 1.86, बताओ स्मॉल m कितना, 1। तो बताओ कितना हो गया, 3.72 डिग्री सेल्सियस। आप इसको केल्विन भी लिख सकते हैं, केल्विन आ जाएगा, और केल्विन डेल्टा TF जो है वो अंतर है, और अंतर जो होता है उसको आप केल्विन या डिग्री सेल्सियस किसी में भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलेगा। विलयन का हिमांक कितना हो जाएगा, बताओ। जल का हिमांक कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। जल का हिमांक कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। और हिमांक में अवनमन कितना हुआ, 3.72 का, इसको डिग्री सेल्सियस में लिख लेता हूँ मैं, 3.72। सॉल्व करोगे -3.72 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, आपको 3 विलयन दे रखे हैं, 1 m ग्लूकोज का विलयन, 1 m NaCl का विलयन, 1 m Na2SO4 का विलयन। 3 विलयन आपको दे दिए, और आपसे पूछा गया है वाष्प दाब का बढ़ता हुआ क्रम, क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम, हिमांक का बढ़ता हुआ क्रम, और परासरण दाब का बढ़ता हुआ क्रम। तो देखिएगा बच्चों, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको दिए गए विलेय पदार्थों के लिए I का मान फाइंड आउट कर लेना है। किसका मान फाइंड आउट करना है, I का मान, मतलब वांट ऑफ कोफिशिएंट, वांट ऑफ गुणांक का मान आपको क्या करना है, फाइंड आउट। तो देखिएगा यहाँ पर ग्लूकोज के लिए I का मान कितना होगा, ग्लूकोज के लिए
ग्लूकोज के लिए आई का मान कितना हो जाएगा? 1। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज एक ऐसा विलेय पदार्थ है जिसका ना तो वियोजन होता है और ना ही क्या होता है, संगुणन। NaCl के लिए आई कितना होगा? NaCl के लिए आई का मान होगा 2, क्योंकि NaCl एक इस प्रकार का विलेय है जब यह जल में घुलता है तो बताओ कितने आयनों में टूट जाता है? 2 आयनों में, एक Na+ और एक Cl-। मैंने आपको बताया भी था कि यदि आपको वियोजन की मात्रा नहीं दे रखी है तो आई का जो मान होता है वो बनने वाले आयनों की संख्या के क्या होता है, बराबर। इस क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी वियोजन की मात्रा नहीं दे रखी है तो आई का मान बताओ किसके बराबर होगा? बनने वाले आयनों की संख्या के बराबर। NaCl के कितने आयन बनेंगे? 2, एक तो Na+ और एक Cl-। तो बताओ आई का मान कितना हो जाएगा? 2। Na2SO4 के लिए आई का मान कितना होगा? 3 होगा। क्यों? क्योंकि Na2SO4 किस प्रकार आयनित होता है बताइएगा? 2 तो Na+ आयन बनाता है और एक क्या बनाता है? सल्फेट आयन। तो बताओ Na2SO4 के लिए आई का मान कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाष्पदाब के बढ़ते हुए क्रम को फाइंड आउट करना। किस प्रकार से हम वाष्पदाब का बढ़ता हुआ क्रम फाइंड आउट करेंगे, किसका सबसे कम होगा और किसका सबसे ज़्यादा होगा। तो देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने आपको बताया था कि P0 माइनस PS बटा P0 बराबर होता है I.XA। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है I.XA के। इसको रीअरेंज करके लिखूं तो फॉर्मूला बन जाएगा P0 माइनस PS बराबर I.XA P0। ठीक है, अब देखिएगा इस इक्वेशन में P0 की वैल्यू कांस्टेंट है, XA की वैल्यू कांस्टेंट है। तो बताओ P0 माइनस PS समानुपाती किसके हो जाएगा? I के। P0 माइनस PS किसके समानुपाती हो जाएगा? I के। P0 माइनस PS क्या है? वाष्पदाब में अवनमन। वाष्पदाब में अवनमन। वाष्पदाब में अवनमन किसके समानुपाती हो गया? I के। वाष्पदाब में अवनमन यानी P0 माइनस PS को मैं डेल्टा P भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा P। तो बताओ डेल्टा P किसके समानुपाती हो गया? I के। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि I का मान यदि बढ़ेगा, I का मान यदि बढ़ेगा, I का मान यदि बढ़ेगा तो क्या होगा बताओ? डेल्टा P का मान बढ़ेगा। डेल्टा P का मान बढ़ने का मतलब है वाष्पदाब में अवनमन बढ़ेगा। वाष्पदाब में अवनमन बढ़ेगा और जब वाष्पदाब में अवनमन बढ़ेगा तो बताओ विलयन का कुल वाष्पदाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। विलयन का कुल वाष्पदाब जिसको अपन किससे डिनोट कर रहे हैं? PS से। तो विलयन का कुल वाष्पदाब क्या हो जाएगा? कम। अवनमन का मतलब होता है कमी। देखिएगा वाष्पदाब में यदि कमी बढ़ती है तो विलयन का कुल वाष्पदाब क्या हो जाएगा? कम। ठीक उसी प्रकार से जैसे मैं आपसे कहूँ आपके घर में रुपयों की संख्या घट रही है, रुपयों की संख्या में अवनमन हो रहा है, तो बताओ घर के अंदर जो भी रुपए हैं उनकी संख्या क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। रुपयों की मात्रा क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो वाष्पदाब में अवनमन यदि बढ़ता है ना तो विलयन का कुल वाष्पदाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसको अपन मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि P0 माइनस PS बराबर क्या होता है? डेल्टा P। वाष्पदाब में अवनमन को अपन किससे दर्शाते हैं? डेल्टा P से। तो बताओ PS बराबर क्या हो जाएगा? PS बराबर, PS को अगर आप उधर लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, डेल्टा P इधर आ जाएगा, तो PS बराबर P0 माइनस डेल्टा P। अब इस समीकरण को देखिएगा, इस समीकरण में यदि मैं डेल्टा P का मान बढ़ाऊँ, डेल्टा P का मान यदि मैं इसमें बढ़ाऊँ तो बताओ PS क्या होगा? कम होगा। तो हम कह सकते हैं डेल्टा P यदि बढ़ता है तो PS क्या होगा? कम होगा। और डेल्टा P कब बढ़ेगा? डेल्टा P कब बढ़ेगा? I के बढ़ने पर, क्योंकि डेल्टा P किसके समानुपाती है? I के। तो I यदि बढ़े तो डेल्टा P बढ़े, और डेल्टा P यदि बढ़े तो बताओ PS क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब
जिसका I सबसे ज़्यादा है उसका वाष्प दाब सबसे क्या होगा, कम होगा। जिसका I सबसे ज़्यादा है उसका वाष्प दाब सबसे क्या होगा, कम। और I सबसे ज़्यादा किसका है, Na2SO4 का। I सबसे ज़्यादा किसका है, Na2SO4 का। तो बताओ सबसे कम वाष्प दाब किसका होगा, Na2SO4 का। उससे ज़्यादा किसका हो जाएगा, NaCl का। उससे ज़्यादा किसका हो जाएगा, ग्लूकोज का। तो बताइएगा वाष्प दाब का बढ़ता हुआ क्रम क्या आया, Na2SO4, उससे ज़्यादा NaCl और सबसे ज़्यादा किसका हो गया, ग्लूकोज का। तो याद रखिएगा I का मान बढ़ने पर PS क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वांट ऑफ गुणांक का मान यदि बढ़े तो PS क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, ये था वाष्प दाब का बढ़ता हुआ क्रम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या है उसको मैं लिख देता हूँ कि I बढ़ेगा तो डेल्टा P बढ़ेगा, और डेल्टा P बढ़ेगा तो बताओ PS क्या होगा, कम होगा। ये कंक्लूजन हो गया वाष्प दाब का। किसका कंक्लूजन हो गया, वाष्प दाब का। अब हम बात करेंगे क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम। तो क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम पूछे तो भी आपको सबसे पहले I का मान तो बताओ, ग्लूकोज के लिए I कितना, यहाँ लिख देता हूँ मैं 1, NaCl के लिए I कितना 2, और Na2SO4 के लिए I कितना 3। क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम आपसे पूछा गया है। तो कॉन्सेप्ट क्या है देखिएगा, हम जानते हैं कि डेल्टा TB यानी क्वथनांक में उन्नयन बराबर होता है I डॉट KB डॉट स्मॉल m के। I डॉट KB डॉट स्मॉल m के। KB की वैल्यू और स्मॉल m की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो बताओ डेल्टा TB किसके समानुपाती होगा, I के। डेल्टा TB किसके समानुपाती हो जाएगा, I के। यानी I यदि बढ़े तो डेल्टा TB बढ़ेगा, और डेल्टा TB बढ़ने का मतलब है क्वथनांक में उन्नयन बढ़ेगा, क्वथनांक में उन्नयन बढ़ेगा। और क्वथनांक में उन्नयन यदि बढ़ता है तो बताओ विलयन का क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्वथनांक में उन्नयन पहले मान लो 2 डिग्री सेल्सियस का है, फिर क्वथनांक में उन्नयन 3 का हो गया, फिर 4 का हो गया। तो बताओ क्वथनांक विलयन का क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्वथनांक में उन्नयन बढ़ने का मतलब है विलयन का क्वथनांक क्या हो जाएगा, बताओ बढ़ जाए। इसको मैथमेटिकली भी अपन समझ सकते हैं। मैथमेटिकली किस प्रकार समझेंगे, हम जानते हैं विलयन का क्वथनांक जो होता है वो विलायक के क्वथनांक प्लस क्वथनांक में उन्नयन के क्या होता है, बराबर। विलयन का जो क्वथनांक होता है वो विलायक के क्वथनांक प्लस क्वथनांक में उन्नयन के क्या होता है, बराबर। इस समीकरण से यदि हम देखें तो बताओ डेल्टा TB का मान यदि बढ़े तो बताओ TB क्या होगा, बढ़ेगा। और TB क्या है बताओ, विलयन का क्वथनांक। और डेल्टा TB कब बढ़ेगा, I बढ़ने पर। तो हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे, I यदि बढ़े तो डेल्टा TB बढ़ेगा, और डेल्टा TB यदि बढ़ेगा तो बताओ TB भी क्या होगा, बढ़ेगा। डेल्टा TB यदि बढ़ेगा तो TB भी बढ़ेगा। इसका मतलब जिसका I सबसे ज़्यादा होगा उसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा। तो बताओ I सबसे ज़्यादा किसका है, I सबसे ज़्यादा है Na2SO4 का, और I सबसे कम किसका है, ग्लूकोज का। तो बताओ क्वथनांक का क्रम क्या हो जाएगा, सबसे कम तो ग्लूकोज का, उससे ज़्यादा किसका, NaCl का, और उससे ज़्यादा किसका, Na2SO4 का, उससे ज़्यादा किसका, Na2SO4 का। तो ये क्वथनांक का क्या हो गया, क्रम हो गया। वापिस से समझ लीजिएगा, आपसे क्या पूछा गया है, क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम पूछा गया है। तो आप जानते हैं डेल्टा TB बराबर होता है I डॉट KB डॉट स्मॉल m। KB और स्मॉल m की वैल्यू कांस्टेंट है। तो बताओ डेल्टा TB किसके समानुपाती हो गया, I के। I यदि बढ़ेगा तो डेल्टा TB बढ़ेगा। डेल्टा TB का मतलब क्वथनांक में उन्नयन बढ़ेगा, और क्वथनांक में उन्नयन यदि बढ़ता है तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्वथनांक में उन्नयन यदि बढ़ेगा तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो बताओ इसको मैथमेटिकली कैसे समझाया, हम जानते हैं TB बराबर होता है T0B प्लस डेल्टा TB। तो बताओ डेल्टा TB यदि बढ़े तो डेल्टा
टीबी यदि बढ़े तो टीबी भी बढ़ेगा। इसका मतलब आई बढ़ने पर डेल्टा टीबी बढ़ेगा और डेल्टा टीबी बढ़ने पर टीबी भी बढ़ जाएगा। तो जिसका आई सबसे ज़्यादा होगा उसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा, और आई सबसे ज़्यादा किसका है, Na2SO4 का, और सबसे कम किसका है, ग्लूकोज का। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। तो बताओ दूसरा कंक्लूजन क्या निकला, आई बढ़ने पर डेल्टा टीबी बढ़ता है और डेल्टा टीबी बढ़ने पर टीबी भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये हो गया क्वथनांक से संबंधित कॉन्सेप्ट। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ले लिया होगा आपने, चलिएगा। अब हम बात करेंगे हिमांक का बढ़ता हुआ क्रम। हिमांक का बढ़ता हुआ क्रम, तो बताइएगा हिमांक के लिए फॉर्मूला क्या बताया था। हिमांक में अवनमन बराबर होता है आई डॉट के एफ डॉट स्मॉल एम के। तो बताओ डेल्टा टी एफ किसके समानुपाती हो जाएगा, आई के। इसका मतलब आई यदि बढ़े तो बताओ, आई यदि बढ़े तो बताओ हिमांक में अवनमन बढ़ेगा, हिमांक में अवनमन, और हिमांक में अवनमन को किससे दर्शा रहे हैं, डेल्टा टी एफ से। डेल्टा टी एफ क्या होगा, बढ़ेगा, और डेल्टा टी एफ यदि बढ़ेगा तो बताओ विलयन का जो हिमांक है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे वासुदाब में अवनमन में भी ऐसा ही हुआ था। अवनमन शब्द जब आए तो आई बढ़ने पर पर्टिकुलर जो भी प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसको मैथमेटिकली कैसे समझेंगे, हम जानते हैं कि विलयन का जो हिमांक होता है टी एफ, विलयन का जो हिमांक होता है टी एफ वो बराबर होता है टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टी एफ के। तो इस समीकरण के अंदर यदि डेल्टा टी एफ बढ़ता है तो बताओ विलयन का हिमांक क्या हो जाएगा, कम। तो कंक्लूजन क्या निकला कि आई बढ़ने पर डेल्टा टी एफ बढ़ेगा, डेल्टा टी एफ बढ़ेगा और टी एफ में क्या आएगी, कमी आएगी। तो जिसका आई सबसे ज़्यादा है उसका टी एफ सबसे कम होगा, और आई सबसे ज़्यादा किसका है, Na2SO4 का। तो बताओ क्रम क्या हो जाएगा, Na2SO4 का हिमांक सबसे कम, उससे ज़्यादा NaCl का, और सबसे ज़्यादा किसका, ग्लूकोज का। ये क्या हो गया, क्रम हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या था आंसर, आप इसको भी नोट या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चौथा क्रम पूछा है परासरण दाब का क्रम। तो ये बहुत आसान सी बात है, हम जानते हैं कि पाई बराबर होता है आई डॉट सी आर टी, टी कॉन्स्टेंट, आर कॉन्स्टेंट, सी कॉन्स्टेंट। तो बताओ पाई किसके समानुपाती हो गया, आई के, और आई यदि बढ़ेगा तो बताओ पाई भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो कंक्लूजन, चौथा कंक्लूजन क्या है कि आई बढ़ने पर पाई बढ़ता है, और आई सबसे ज़्यादा किसका है बताओ, Na2SO4 का, और सबसे कम किसका है, ग्लूकोज का। तो बताओ परासरण दाब का क्रम क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का सबसे कम, उससे ज़्यादा किसका, NaCl का, और सबसे ज़्यादा किसका, Na2SO4 का। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 0.1 m यूरिया आपको दे रखा है, 0.1 m KCl आपको दे रखा है, 0.1 m CaCl2 आपको दे रखा है, 0.1 m AlCl3 आपको दे रखा है, 0.1 m K4FeCN6 आपको दे रखा है, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनके क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम बताइए। तो एक ही क्वेश्चन इसके अंदर ले रहे हैं अपन, क्वथनांक का क्वेश्चन क्या है, क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम बताइए, क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम बताइए। तो बताइएगा कॉन्सेप्ट क्या है कि I का मान यदि बढ़े तो क्वथनांक बढ़ेगा, I का मान यदि बढ़े तो क्वथनांक बढ़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ कोफिशिएंट। तो आई का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यूरिया एक ऐसा विलेय पदार्थ है जिसका ना तो वियोजन होता है ना ही संगुणन। तो बताओ आई कितना हो जाएगा, 1।
KCl के लिए आई कितना होगा 2, क्योंकि KCl किस प्रकार ब्रेक होता है K प्लस और Cl माइनस में। CaCl2 बताओ कितने आयन बनाता है 3, एक कैल्शियम आयन और 2 क्लोराइड आयन। तो बताओ आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। AlCl3 के लिए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि एक तो एल्यूमिनियम आयन है और 3 क्या है क्लोराइड। और K4FeCN6 ये किस प्रकार ब्रेक होता है चैप्टर नंबर 9 में पढ़ोगे। एक 4 तो पोटेशियम आयन बनाता है और एक क्या बनाता है FeCN6-4 आयन। तो बताओ इसके लिए आई कितना हो जाएगा 5। तो सबसे पहले आपको आई निकाल लेना है और आई बढ़ने पर क्वथनांक क्या होता है बढ़ता है। अभी बताया था मैंने किस प्रकार बढ़ता है। तो बताओ सबसे कम आई किसका है यूरिया का। तो सबसे कम क्वथनांक किसका होगा यूरिया का। उससे ज़्यादा क्वथनांक किसका होगा KCl का। उससे ज़्यादा किसका होगा बताओ CaCl2 का। उससे ज़्यादा किसका होगा AlCl3 का। और सबसे ज़्यादा किसका होगा। तो ये हो जाएगा क्वथनांक का क्रम। अब मान लो आपसे पूछ ले हिमांक का क्रम बताओ, तो हिमांक का क्रम इसका उल्टा हो जाएगा। A सबसे ज़्यादा, B, C, D और E। बढ़ता हुआ क्रम पूछ रहा है तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं E, D, C, B और A। सबसे ज़्यादा A का और सबसे कम किसका E का। आपसे पराशर दाब का क्रम पूछे तो यही हो जाएगा। हिमांक का क्रम पूछे तो ये हो जाएगा। वाष्प दाब में वाष्प दाब का क्रम पूछे तो यही हो जाएगा। इसका मतलब आई बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है। आई बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है वह पाई बढ़ता है। पाई का मतलब पराशर दाब। क्वथनांक और पराशर दाब में तो आई बढ़ने पर वृद्धि होती है और बाकी दोनों जो अणुसंख्यिक गुणधर्म है जिनके नाम में अवनमन आ रहा है उनका वैल्यू आई बढ़ने पर क्या हो जाता है कम हो जाता है। ये था क्वेश्चन नंबर 3 सामान्य अणुसंख्यिकी गुणधर्म का टॉपिक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको लगातार प्राप्त होते रहे।